आपका स्वागत है। पार्ट 2 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। कल हमने रीड किया था स्केसिटी ऑफ वाटर। तो स्केसिटी ऑफ वाटर के पैराग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं और अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन्स है, कौन कौन से जो एरियाज़ है जहाँ पर किस जो है वो सफ़र कर रहे हैं वाटर स्केसिटी प्रॉब्लम को। अब देखिए वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से रीज़न है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द रीजन सफरिंग मोस्ट आर द नॉर्थन अफ्रीका। सबसे ज़्यादा जो है वो जो देशों में है उनमें मोस्ट ऑफ जो है वो नॉर्थन उत्तरी अफ्रीका, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर जो है वाटर स्केसिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं रीज़न ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, यानी कि समान जो है बरसात की जो उपस्थिति है या बारिश जो हो वितरण है, जो उसका वर्षा वितरण जो है वो बहुत अनइक्वल है। मतलब सभी जगह पर सेम नहीं है, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे बिल्कुल नहीं होता। तो इस कारण से भी वाटर स्केसिटी होता है, क्योंकि वो जो रेनफॉल होने पर जो क्या है ग्राउंड वाटर लेवल या फिर जो अदर जो वाटर बॉडीज़ है उसका लेवल जो है अप होता है, राइज होता है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो वो सब जो है गिरता जाता है, जिसके कारण से वाटर स्केसिटी जैसी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में बात करेंगे मोर ओवर द कंट्री और रीजन दैट आर वाटर डिफेक्ट आर ऑल्सो यूजली पुअर एंड अंडर डेवलप्ड। यानी कि कहते हैं कि जहाँ पर पानी की कमी है, जिन क्षेत्र में, जिन देशों में, वो या तो गरीब है या फिर अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू इम्पोर्ट द वाटर फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से पानी मंगाने में, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तो इनकम सोर्सेज भी कम है। और सबसे बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है वाटर, वो उनके पास नहीं है, जिससे काफ़ी अदर जो रिसोर्सेज है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो इस कारण से पुअर और अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि और जो ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जो बहुत दूरी पर जो पानी होने के कारण उनके पास यातायात साधन नहीं है, जिसके कारण से वो पानी ला सके। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मोस्ट ऑफ दीज रीजन आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। और इसका दूसरा एक और इसके जो है क्या है रीज़न के भाई यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है वाटर स्केसिटी होने के पीछे एक और रीज़न है कि ये ज़्यादातर देश जो है वो घनी जनसंख्या वाले देश है, जो क्या करते हैं वाटर कंजप्शन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हुए हैं। अब ऐसा माना जाता है बाय द ईयर 25 यानी 2025 तक लगभग 65 कंट्री ऐसे हैं, यानी कि 193 कंट्रीज में से 65 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड लाइकली फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि ऐसे कई सारे देश हैं जिनको कि पानी की कमी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें बात करेंगे पुअर क्वालिटी ऑफ द वाटर। अब ये खराब स्थिति वाला या खराब जो है वो पानी की बात करेंगे, तो देखिए बिसाइड द स्केटिसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की कमी के अलावा जो गरीब, जो बहुत पुअर क्वालिटी का वाटर है, और वो क्या है कि एक सबसे बड़ी समस्या है। कैसे कि देखिए क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है एक चैलेंज है, चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है हमें। अब इसके अंदर क्या है कि इसमें जो अनट्रीटेड है या जो पार्टली ट्रीटेड जो सीवेज है या क्लीनिंग फ्लूइड्स है, तो वो क्या है बहा दिए जाते हैं, फ्लश डाउन द ड्रेन्स, यानी कि नालियों में, तालाबों में, इनमें बहा दिए जाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो लीकेज फ्रॉम द पेट्रोल, यानी पेट्रोल से रिसाव से, डीजल टैंक के रिसाव से, या इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स होते हैं, या फिर जो औद्योगिक जो वेस्ट होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेजर जो है कंटेमिनेंट्स है, यानी कि दूषित करने वाली वस्तुएं हैं जो ताजे पानी को ख़त्म करती है। ठीक है, यूज़ द कंटेमिनेटेड वाटर कोज सीरियस डिजीज, यानी कि अगर हम प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो उससे हमें भारी बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, ठीक है, कॉलेरा, हेपेटाइट, डेंसेंट्री,
सॉरी डाइसेंट्री एंड द डायरिया, ऐसी कई सारी बीमारियां हमें होती है। लीड प्रेजेंट इन वाटर इज हार्मफुल फॉर द नर्वस सिस्टम, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी ये पानी जो है हानिकारक है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री एंड ऑल सॉर्ट्स हार्मफुल ऑब्जेक्ट लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट, हाइड्रोकार्बन, लीड, सॉल्ट एंड आयरन। यानी कि जो पानी ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो हम पानी पीते हैं शुड भी होना चाहिए एब्सोल्युटली बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध, और फ्री ऑफ ऑल यानी सभी से स्वतंत्र यानी कि सभी से अलग, कौन से, जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से, पैरासाइट से, हाइड्रोकार्बन से, इन सभी चीज़ों से वो दूर होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। डिसइंफेक्शन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डन बाय द वेरियस मेथड, यानी कि जो इसको हम यह है मतलब डिसइंफेक्शन वाला यानी कि असंक्रमित और जो है इसको शुद्ध करने के लिए कई सारे मेथड हैं जिससे कि इनको शुद्ध बनाया जा सकता है, जिसमें क्लोरिनेशन, डिस्टिलेशन एंड द अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। इस तरीके से हम इनको साफ सुथरा बना सकते हैं पानी को। द मोस्ट कॉमन मेथड हाउएवर इज द बॉइल्ड द वाटर टू किल द जर्म्स, यानी कि जो इसमें सबसे कॉमन मेथड क्या है, पानी का बॉईल होना या जो है कीटाणु जम्स का बॉईल करके उनके जम्स को ख़त्म करना। फिर आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। हम बात करें डैम्स की तो मेनी कंट्रीज स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन डेवलप एंड यूटिलाइज द वाटर रिसोर्सेज, यानी कि कई सारे देश जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वो पानी के संसाधन का, जल संसाधन का उपयोग कर सके। दीज प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है कि पूर्णतः जो है उपयोग किया जाए नदी के जल का, और उसके अलावा कई सारे जो काम है वो भी उससे हो जाए। ठीक है, दे आर दोज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इनको जो है बहुविकल्पीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इन द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वन और मोर ह्यूज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर, यानी कि नदी पर कई सारे जो है बांध बनाए जाते हैं ताकि बरसात का जो पानी है या जल, जो नदी का जो जल है उसको रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। दिस वाटर इज देन यूटिलाइज द डिफरेंट पर्पज लाइक द इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड ऑफ नेविगेशन, इसके अलावा फिश ब्रीडिंग, एफॉरेस्टेशन, रिक्रिएशन, मतलब कई सारी जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों से, सिंचाई से, बाढ़ नियंत्रण से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने से, या फिर जो है भूमि के नेविगेशन से, या फिश मछली पालन से, ऐसे कई सारे वन के क्रिएशन से, हटाने से, ऐसे कई सारे कामों में पानी का उपयोग किया जाता है। टेनेंसी वैली अथॉरिटी यूएसए फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अमेरिका में इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था टेनेंसी वैली अथॉरिटी। और इसके अलावा फिर दूसरे देशों में जैसे कि आसवान यानी मिस्र में लगाया गया, तारबेला ये पाकिस्तान में है, हूवर ये जो है कोलाई यूएसए, वोल्टा घाना में है। ये कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। भारत में भी कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगा रखे, जैसे दामोदर नदी पर दामोदर वैली, और भाखड़ा नागल सतलज पर लगा रखा है, हीराकुद है जो महानदी पर लगा रखा है, तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा नदी पर लगा रखा है। इसके अलावा नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। देखो, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज़ द ओल्डेस्ट, द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, यानी कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पुराना है और भाखड़ा नागल सबसे बड़ा है। लगभग इसका जो भाखड़ा नागल डैम है वो 226 मीटर हाई ऊंचाई पर है, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जल संरक्षण।
वाटर एज द नेचुरल रिसोर्सेज इज द प्राइम इम्पोर्टेंट ऑफ अस, यानी कि वाटर जो है प्राकृतिक संसाधन है और इसकी जो है बहुत महत्वता है, प्राथमिकता है हमारे लिए। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज फास्ट डिप्लेटेड रिजर्वायर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो बढ़ती हुई तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने जो पानी के जो जल संरक्षण वाले जो संसाधन है ताजा पानी के या फ्रेश वाटर के, वो क्या हो गए, कम हो गए हैं। अब देखिए डिफोरेस्टेशन, एक तो सबसे पहले वन का कम होना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घरों का बन जाना, रोड्स का बनना, इंडस्ट्रीज का बनना, इसके कारण से भी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लेट हुआ है। आगे देखो, वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, चुनौती है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज इज एक्सेस टू एंड एजुकेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि हमें ज़रूरत है अच्छे जो है पानी के सप्लाई की एक सही तरीके से नियोजित योजना की, जिससे कि जल का वितरण किया जा सके। इट इज इम्पेरेटिव दैट वी मैनेज आर वाटर रिसोर्सेस केयरफुली, यानी कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारे वाटर रिसोर्सेस को ध्यान पूर्वक सावधानी से उनका संरक्षण करना चाहिए। इट फॉर द फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए। द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर आर फॉलोज, अब इसके कुछ मेथड है, जैसे कि एफोरेस्टेशन, वनों को लगाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो इसमें अफोरेस्टेशन की बात करते हैं। तो देखिए, दैट इज अ प्लांटिंग ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स कैन बी स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ, इम्प्रूव द सीपेज ऑफ वाटर एंड द सॉइल, यानी कि अगर हम मान लीजिए पेड़ लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो उसके क्या होता है, दूसरे प्लांट भी से जो है उनको भी मदद मिलती है। वो भी क्या होते हैं कि धीरे धीरे जो मिट्टी है या जो जमीन का जो पानी है, मिट्टी में जो पानी होता है, वो भी क्या है, उसकी स्थिति में भी सुधार होगा, बहते हुए पानी का या मिट्टी के कटाव में भी। इसके अलावा इन द वे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स कैन बी रीप्लेनिश, यानी कि जहाँ पर जो जल संरक्षण वाले या जल जहाँ पर संरक्षित रहता है, वहाँ उनको भी जो है पुनः अपने आप को रिकवर करने में या दोबारा से भरने में जो है क्या नाम से सहायता मिलेगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इरिगेशन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर का उपयोग है इरिगेशन, यानी सिंचाई। अब देखो एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, अब इसके लिए हमें क्या है, सिंचाई के लिए बहुत अच्छे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, अच्छी टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। मस्ट बी यूज सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि हमें क्या नहीं करना, पानी को व्यर्थ नहीं पहुंचाना या फिर पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना। ओवर इरिगेशन इज नाइदर गुड, यानी कि ज़्यादा सिंचाई भी सही नहीं होती फसलों के लिए, एंड नोर फॉर द सॉइल, ना मिट्टी के लिए। कैनल एंड डैम्स मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड द वेस्ट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का व्यर्थ जाना हमें जो है डैम यानी कि बांधों के निर्माण से और इसके अलावा जो है कैनल के निर्माण से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। स्प्रिंकलर्स आर वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि बौछारों के माध्यम से भी जो सिंचाई अगर की जाए तो वो एक सबसे अच्छा मेथड है। दे कैन इरिगेट इवन अनडल्टिंग लैंड, यानी कि अनुपजाऊ क्षेत्रों को भी इसमें जो है इसके माध्यम से किया जा सकता है। और वाटर लॉस जो है वो भी क्या होगा, इसके चेक किया जा सकता है ना। इन द ड्राई रीजन वेयर द इवेपोरेशन रेट, जहाँ पर जो है वाष्पीकरण की जो दर है वो ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में। आगे बात करते हैं, ए हाई ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन इज यूजफुल अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई वाटर ऑफ रूट एंड प्लांट्स। आगे बात करते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर में भी रिसाइकल, यानी कि जो उद्योगों में काम आने वाला जो पानी है उसको रिसाइकिल किया जाए, क्लीन किया जाए, फिर उसके बाद में कूलिंग मशीन से उसको दोबारा काम में लेने लायक बनाया जाए। द डोमेस्टिक यूज वेस्ट ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि हमें घरेलू कामों में जो पानी उपयोग में लिया जाता है उसका भी व्यर्थीकरण या व्यर्थ होने से रोकना चाहिए। टैप शुड नॉट बी अननेसेसरीली केप्ट ओपन, यानी कि जो हमारा
जो नल है उसको जो है हमें अनावश्यक रूप मतलब अनावश्यक रूप से हमें क्या नहीं करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और उसको भी हमें अगर मान लो कोई ख़राब हो रही है तो उसको भी हमें सही करवाना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन में भी यूज टू फिल अप दियर एयर कूलर, यानी कि जो पानी जो हमारा वेस्ट पानी जो हमारे किचन से निकलता है उसको हम कूलर वगैरह में उनको गार्डनिंग करने में उसका उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संरक्षण इज एन इम्पोर्टेंट मेथड, ये एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं टैंक्स में, और बाद में उसको जो है हम ट्यूबवेल वगैरह में इनमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हमारा जो है चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल सॉल्व करेंगे वीडियो में या फिर लाइव क्लासेस में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।